वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अष्टांग आयुर्वेद में स्त्री का जो एक स्त्री तंत्र या ऐसा कहे कि प्रसूति तंत्र को किस स्थान पर रखा गया है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि जिस स्त्री के बारे में या जिस स्त्री रोग विज्ञान के प्रसूति तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अष्टांग आयुर्वेद में उसे किस स्थान पर रखा गया है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अष्टांग आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान का स्थान क्या है? काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वशा, यानी कि ये क्या कहलाते हैं? आपके 8 अंग कहलाते हैं। कौन से? काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग, शल्य चिकित्सा, दृष्टा, जरा एवं वृष। ये जो होते हैं वो अपने आयुर्वेद के 8 अंग माने जाते हैं। अष्टांग आयुर्वेद कहा जाते हैं। अष्टांग आयुर्वेदानी तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिता, अर्थात उपरोक्त सभी जो है वो क्या है? 8 अंग माने जाते हैं। अब इसमें स्त्री और स्त्री रोग विज्ञान यानी प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विज्ञान का कहाँ स्थान आया? क्योंकि काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा और वृषा, 8 में स्त्री का नाम कहीं नहीं आया। लेकिन अष्टांग आयुर्वेद में प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग का अलग से वर्णन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि शिशु पूरी तरह से माता पर ही निर्भर होता है, इसलिए इसे कौमार वृत्ति अर्थात बाल चिकित्सा के अंतर्गत पढ़ लिया जाता है। क्योंकि अष्टांग आयुर्वेद में क्या होता है कि स्त्री और प्रसूति तंत्र का अलग से वर्णन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, वो पूरी तरीके से अपने माता पर आश्रित रहता है। इसलिए कौमार वृत्ति जो सब्जेक्ट आती है, जिसे हम बाल चिकित्सा कहते हैं, उसके अंतर्गत माता और शिशु दोनों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए इसका अलग से वर्णन नहीं है। परंतु वर्तमान में माता और शिशु अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। एक माता जो होती है वो गर्भावस्था से प्रसव तक की उसके में जो वेदनाएं होती है, उसे जो डिफिकल्टीज आती है या फिर उसमें जो वृद्धि विकास होता है, वो बहुत ही अलग पैमाने पे होता है। और बालक में होने वाली डिजीज जो होती है, प्रसव के बाद बालक की स्थिति क्या होती है, वो किस तरीके से अपने वृद्धि एवं विकास करता रहता है और किशोरावस्था से आगे चलता रहता है, तो इन दोनों को अलग कर दिया गया है। अर्थात लेकिन वर्तमान में माता और बच्चे का अस्तित्व अलग अलग है। इसलिए प्रसूति तंत्र को कौमार वृत्ति से अलग करके प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान के रूप में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। अर्थात हम कौमार वृत्ति को अलग से पढ़ते हैं, जिसमें बालकों से होने वाली जितनी भी व्याधियां होती है, उनकी वृद्धि विकास का जो क्रम होता है, उसमें दंत उद्भव कैसे होता है, वो अपन एक सब्जेक्ट है हमारी सेकंड ईयर की कौमार वृत्ति, उसमें पढ़ेंगे। इसीलिए इस तरीके से कौमार वृत्ति में बालकों के बारे में, शिशुओं के बारे में बताया गया और स्त्री रोग विज्ञान प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विज्ञान में स्त्रियों की जितनी भी डिजीज और जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में बताया गया। अब प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान का क्या महत्व है, यानी कि इनको पढ़ने से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में। तो स्त्री जननांगों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक अध्ययन से विस्तार से किया जाता है। अर्थात अगर हम प्रसूति तंत्र पढ़ते हैं तो स्त्रियों के जो जननांग होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उन ऑर्गन की रचना, उनकी रचना किस प्रकार से है और वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके बारे में हमें स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र से पता चलता है। स्त्री में स्त्रवित होने वाले आर्तव के संगठन, मात्रा तथा कार्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्त्रियों में जो हर महीने जो आर्तव आता है, जो पीरियड्स आते हैं, उनके बारे में भी हमें वो किस तरीके से आते हैं, उनकी साइकिल क्या होती है, उनकी मात्रा क्या होती है और किस तरीके से वो कार्य करते हैं, और एक स्त्री की बॉडी जो आपका मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है उसके ऊपर किस तरीके से निर्भर रहती है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र में। स्त्री में होने वाले गर्भाधान निषेचन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात एक स्त्री जब गर्भाधान होता है, उसका जो निषेचन होता है, उसका फर्टिलाइजेशन होता है, वो किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस से होता है और कब होता है, इन सब के बारे में भी हम स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र में पढ़ते हैं। गर्भ के वृद्धि और विकास को पूरी तरह जानते हुए गर्भिणी में होने वाले गर्भावस्था की परिवर्तनों की जो जानकारी होती है, वो भी हमें प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विज्ञान में मिलती है। कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, उसमें होने वाले क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसमें कौन कौन सी डिजीज होती है और उस डिजीज में किस किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम उसे दे सकते हैं, उन सबकी जानकारी भी हमें स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र में मिलती है। स्त्री में होने वाले गर्भावस्था कालीन सामान्य रोगों के बारे में उनकी जानकारी में हमें स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र में मिलती है। प्रसव की अवस्था तथा प्रसव के प्रबंधन के बारे में, यानी कि एक लेडी की या जब डिलीवरी होती है उस समय हमें प्रसव का प्रबंधन किस प्रकार से करना होता है और प्रसव की कौन कौन सी विधियां होती है, जैसे कहते हैं ना कोई नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, तो उनमें क्या क्या प्रबंधन हमें करना पड़ता है, इन सब की जानकारी भी हमें प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विज्ञान में मिलती है। सूतिका कालीन परिचर्या तथा सूतिका रोग जानते हुए उनकी चिकित्सा का अध्ययन करना।
सूतिका, सूतिका का अर्थ होता है जब एक लेडी की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद 40 दिन तक उसकी बॉडी को वापस नॉर्मल होने के लिए उसे रेस्ट की आवश्यकता होती है। उस काल को, उस 40 दिन के काल को हम क्या कहते हैं, सूतिका काल कहते हैं। अर्थात उस काल के अंतर्गत रोगी जो लेडी होती है उसके शरीर में कई चेंजेस आते हैं, वो कई रोग से भी, उससे कोई रोग भी हो सकता है। तो उस सूतिका काल में होने वाले रोग, जिसे सूतिका रोग कहते हैं, उनके बारे में भी हमें अध्ययन मिलता है और उनका किस प्रकार से हमें ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में भी हमें स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र में हमें इसकी जानकारी मिलती है। आर्तव दृष्टि, योनि दृष्टि, स्तन रोग और स्तन्य दृष्टि, यानी कि किसी के आर्तव दृष्टि यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड में किसी को दृष्टि है, या फिर योनि दृष्टि है, किसी के वेजाइना में कोई इन्फेक्शन है, या फिर ऐसा कहे कि किसी की स्तन रोग यानी ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जो होते हैं, ब्रेस्ट जो डिजीज होती है, विद्रद्धि होती है, स्तन विद्रद्धि जिसे कहते हैं, तो उनके बारे में हम स्त्री रोग विज्ञान में पढ़ते हैं। परिवार नियोजन के महत्व को समझते हुए गर्भ निरोध का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसी प्रकार से हम एक परिवार नियोजन, एक परिवार को चलाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान में रखना योग्य बातें होती हैं, उनके बारे में भी हमें स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति तंत्र में उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में, इस आगे की सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। आगे से आगे हर चैप्टर को और हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करते जाएंगे और इन्हीं जानकारियों को अच्छे से विस्तृत और एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।